नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी उलझन पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं। आत्मसुधार। हाँ बिल्कुल, आत्मसुधार। हम सब बेहतर बनना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल। नए साल के संकल्प, जिम की मेंबरशिप्स। हाँ, ऑनलाइन कोर्स। लिस्ट तो मतलब बहुत लंबी है, पर होता क्या है? कुछ हफ्तों का जोश और फिर सब ठंडा। वही गाड़ी वापस उसी पुराने ट्रैक पर। सवाल यही है कि भाई ऐसा होता क्यों है? और ज्यादातर लोग इसका जवाब एक ही शब्द में ढूंढते हैं, मोटिवेशन। हमें लगता है कि हमारे पास बस पर्याप्त प्रेरणा नहीं है। सही बात है। अगर हम किसी तरह हर सुबह एकदम प्रेरित महसूस करें तो सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल। और आज हम इसी सबसे बड़े विश्वास पर सवाल उठाने वाले हैं। हमारे पास एक लेख के कुछ विचार हैं जो कहते हैं कि प्रेरणा पर मतलब मोटिवेशन पर निर्भर रहना ही शायद आत्म सुधार की राह में सबसे बड़ी गलती है। जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है। हाँ, तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है कि अगर प्रेरणा एक धोखा है तो फिर असली बदलाव आता कैसे है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसी भ्रम को तोड़ते हैं, प्रेरणा पर टिके रहना। स्रोत का तर्क बहुत ही साफ और कह सकते हैं कि थोड़ा कठोर है। अच्छा। वो कहता है कि प्रेरणा एक भावना है और भावनाएं मौसम की तरह होती हैं। आज धूप है, कल बादल। सही बात है। आप अपनी जिंदगी की पूरी यात्रा को मौसम के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ तभी यात्रा करेंगे जब मौसम अच्छा हो तो आप शायद कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और लेख में एक बड़ी चुभने वाली बात कही गई है। क्या? कि अगर सुधार सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर होता तो दुनिया में कोई अधिक वजन वाला नहीं होता। बिल्कुल। कोई काम नहीं टालता और हर कोई अपने सपनों को जी रहा होता। हाँ, पर हकीकत तो कुछ और ही है। बिल्कुल। और इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब एक जैविक कारण है जो समझना जरूरी है। वो क्या है? हमारा दिमाग बेहतर बनने के लिए नहीं, बल्कि हमें जिंदा रखने के लिए बना है। उसका डिफॉल्ट मोड है ऊर्जा बचाओ और आराम खोजो। मतलब कंफर्ट जोन में रहो। एग्जैक्टली। कोई भी चीज जिसमें मेहनत लगती है, जो असुविधाजनक है, दिमाग उससे बचने के 100 बहाने ढूंढेगा। और आत्म सुधार की पूरी प्रक्रिया ही असुविधाजनक होती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अपना दिमाग ही हमारे खिलाफ काम कर रहा है। खिलाफ नहीं, बस उसका एजेंडा अलग है। वो शॉर्ट टर्म आराम चाहता है जबकि हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं। और यहीं पर स्रोत एक दिलचस्प बात कहता है। लोग सबसे तेजी से तब बदलते हैं जब आराम का विकल्प छीन लिया जाता है। जब कोई और रास्ता ही ना हो। हाँ, जब कोई दबाव होता है, कोई समय सीमा होती है या कोई नतीजा भुगतने का डर होता है। ये बात तो सही है। लोग अक्सर किसी बड़ी असफलता या शर्मिंदगी या किसी दर्दनाक अनुभव के बाद ही अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलते हैं। क्योंकि तब बदलाव एक विकल्प नहीं रहता, वो एक जरूरत बन जाता है। सही कहा। दर्द ईमानदारी लाता है और ईमानदारी बदलाव को जन्म देती है। तो यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है क्योंकि स्रोत कहता है कि अगर आपकी जिंदगी आप पर पर्याप्त दबाव नहीं डाल रही है तो आपको जानबूझकर अपने लिए दबाव बनाना होगा। हाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, मतलब कौन जानबूझकर अपनी जिंदगी और मुश्किल बनाना चाहेगा? हाँ, पहली बार सुनने में ये उल्टा लगता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। अच्छा, ये जिंदगी को मुश्किल बनाने के बारे में नहीं है। ये असल में दिमाग को आसान रास्ते से हटाने के बारे में है। हमारा दिमाग हमेशा सबसे कम प्रतिरोध वाला रास्ता चुनता है। हाँ, ये तो है। स्रोत इसे कृत्रिम परिणाम बनाना कहता है, मतलब आर्टिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस। आप जानबूझकर कुछ ऐसा दांव पर लगा देते हैं कि आपके पास सही काम करने के अलावा कोई और विकल्प ही ना बचे। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल उदाहरण? कई तरीके हैं। सबसे आसान है सार्वजनिक प्रतिबद्धता, मतलब पब्लिक कमिटमेंट। जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना। हाँ, आप सोशल मीडिया पर या अपने दोस्तों के ग्रुप में घोषणा कर देते हैं कि मैं अगले 30 दिनों तक रोज सुबह 5 बजे उठूंगा। अब आपके ऊपर एक सामाजिक दबाव है। कोई नहीं चाहता कि वो अपने दोस्तों के सामने झूठा साबित हो। बिल्कुल। ये तो मैंने भी आजमाई है और ये तरकीब काम करती है। एक और मजेदार उदाहरण है जिसमें पैसों को दांव पर लगाया जाता है। हाँ, बताइए। जैसे आप अपने दोस्त से शर्त लगाते हैं कि अगर मैं इस हफ्ते अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करती तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगी। अब देखिए दिमाग कैसे रॉकेट की तरह काम करता है। सही में। बिल्कुल। ये खोने का डर कुछ पाने की इच्छा से ज्यादा शक्तिशाली होता है। मूल विचार ये है कि आप अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं बैठते, जो कि बहुत सीमित है। आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां आपकी भावनाएं मतलब वो अप्रासंगिक हो जाती हैं।
जब आराम का विकल्प हटा दिया जाता है तो सुधार की प्रक्रिया में तेजी आती है। ठीक है, तो बाहरी दबाव बनाना समझ में आ गया, पर हमारे दिमाग के अंदर जो लगातार लड़ाई चलती रहती है उसका क्या? वो जो एक आवाज हमेशा कहती है, अरे छोड़ो आज नहीं कल कर लेंगे। हाँ, वो सबसे मुश्किल हिस्सा है। उससे कैसे निपटें? मुझे लगता है स्रोत का नियम और पहचान वाला आइडिया यहीं पर काम आता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बाहरी सिस्टम तब तक ही काम करेगा जब तक आप आंतरिक लड़ाई को नहीं सुलझाते, और इसके लिए स्रोत 2 बहुत शक्तिशाली रणनीतियां बताता है। क्या है वो? पहली है विकल्प कम करें, नियम बढ़ाएं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे हर रोज खुद से बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। अपनी भावनाओं से सलाह लेते हैं। हाँ, सुबह उठकर पूछते हैं, क्या मुझे आज जिम जाने का मन कर रहा है, या क्या मैं आज लिखने के लिए प्रेरित महसूस कर रहा हूँ। और जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, आप अपनी आलसी भावनाओं को वीटो पावर दे देते हैं। बिल्कुल, और 99% बार जवाब नहीं ही होता है। मुझे याद है, मैं रोज सोचती थी कि आज हेल्दी खाऊंगी, पर दोपहर में जब भूख लगती थी तो मैं फिर वही सवाल पूछती थी, क्या खाने का मन है, और जवाब हमेशा पिज्जा या बर्गर ही होता था। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि अनुशासित लोग इन रोजमर्रा के फैसलों को नियमों से बदल देते हैं। अच्छा, वे ये नहीं पूछते क्या मुझे काम करना चाहिए। उनका नियम होता है, मैं रोज सुबह 6 बजे से 9 बजे तक अपने सबसे जरूरी काम पर लगता हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो नियम इस दिमागी बहस को ही खत्म कर देते हैं। हाँ, इससे आपकी मानसिक ऊर्जा बचते है, जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं। अच्छा, लेकिन दूसरा आइडिया इससे भी ज्यादा गहरा है, और सच कहूं तो ये वाला आइडिया मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला था। पहचान वाला? हाँ, ये लक्ष्यों को पूरी तरह से भूल जाने और सिर्फ पहचान पर ध्यान देने की बात करता है। इसका क्या मतलब हुआ? हम तो हमेशा लक्ष्य निर्धारित करने की बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक मानसिक बदलाव है। मैं वजन कम करना चाहता हूँ, एक लक्ष्य है, ये बाहरी है। अब आप इसे हासिल कर लेंगे तो क्या होगा? आप वापस पुरानी आदतों में जा सकते हैं। सही बात है। लेकिन अगर आप अपनी पहचान ही बदल लें और कहे, मैं एक स्वस्थ इंसान हूं जो अपने शरीर का सम्मान करता है, तो आपके कार्य अपने आप बदल जाते हैं। मतलब एक स्वस्थ इंसान जंक फूड नहीं खाता, वो रोज व्यायाम करता है, तो आप वो काम इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि आपको एक लक्ष्य हासिल करना है, बल्कि इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप वैसी ही व्यक्ति हैं। बिल्कुल। स्रोत एक बहुत शक्तिशाली सवाल देता है जो हर रोज खुद से पूछना चाहिए जब भी आप किसी दुविधा में हो। क्या सवाल है वो? एक अनुशासित या स्वस्थ या उत्पादक व्यक्ति अभी क्या करेगा, और फिर बस वही करें, भले ही आपको उससे कितनी भी नफरत क्यों ना हो। हर बार जब आप मन न होते हुए भी सही काम करते हैं तो आप अपनी नई पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे वोट आपकी नई पहचान को हकीकत बना देते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लागू कैसे करें? अच्छी बात यह है कि स्रोत में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, रोज इस्तेमाल करने लायक तरीके दिए गए हैं। हाँ, और उनमें से पहला है न्यूनतम नियम, द मिनिमम रूल। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। क्या है वो? कभी भी शून्य की अनुमति न दें। ये बहुत जरूरी है। हम अक्सर ऑल और नथिंग की सोच में फंस जाते हैं। हाँ, या तो मैं 1 घंटा जिम करूंगा या बिल्कुल नहीं। और ज्यादातर मौकों पर बिल्कुल नहीं ही जीतता है। न्यूनतम नियम कहता है कि दिन कितना भी खराब क्यों ना हो, कुछ करें। अगर 1 घंटा नहीं पढ़ सकते तो 5 मिनट पढ़ें। अगर जिम नहीं जा सकते तो घर पर 10 पुशअप्स करें। कुछ भी, लेकिन शून्य नहीं। हाँ, क्योंकि शून्य आपकी लय को तोड़ता है, आपकी पहचान को कमजोर करता है, और यह आपके दिमाग को हार मानना सिखाता है। निरंतरता बनाए रखना परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। दूसरी रणनीति है पर्यावरण का उपयोग करें। ये मेरा पसंदीदा है, दल दें। प्रलोभन को ही रास्ते से हटा दें। बिल्कुल। स्रोत में इसके लिए एक बेहतरीन वाक्य है, डिजाइन अनुशासन को हरा देता है। डिजाइन बीट्स डिसिप्लिन। अरे वाह। अपनी बुरी आदतों को मुश्किल और अच्छी आदतों को आसान बनाइए। अगर आपको सुबह दौड़ने जाना है तो रात में ही जूते और कपड़े बिस्तर के पास रख दें। और अगर आपका फोन आपका ध्यान भटकाता है तो काम करते समय उसे दूसरे कमरे में रख दें। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। हाँ, और एक और आम जाल है जिससे हमें बचना चाहिए। कौन सा? उपभोग बंद करें, उत्पादन शुरू करें। मतलब? हम अक्सर सीखने के भ्रम में रहते हैं। हम आत्मसुधार पर 10 वीडियो देखते हैं, 5 लेख पढ़ते हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, जिसे प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं। बिल्कुल। मतलब हम काम करने के बारे में इतनी रिसर्च करते हैं कि हमें लगता है हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, जबकि असल में हम सिर्फ काम को टाल रहे होते हैं। सही बात है। असली सुधार करने से होता है, सिर्फ जानने से नहीं। एग्जैक्टली। और आखिरी व्यवहारिक रणनीति है, हर चीज को ट्रैक करें। हाँ, जिस चीज को ट्रैक किया जाता है उसमें सुधार होता है।
ये एक जादू की तरह काम करता है। बिल्कुल। अपने समय को ट्रैक करें, अपनी आदतों को ट्रैक करें, आप दिन में कितने ग्लास पानी पीते हैं उसे ट्रैक करें। जब हम चीजों को मापते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें ज्यादा गंभीरता से लेता है। ये एक फीडबैक लूप बनाता है जो हमें जवाबदेह रखता है। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये सभी रणनीतियां अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, न्यूनतम नियम आपकी नई पहचान की रक्षा करता है। पर्यावरण का सही डिजाइन आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत को कम करता है। ट्रैकिंग आपको ईमानदार फीडबैक देती है। तो ये सब मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जहां सुधार करना लगभग तय हो जाता है, आपकी भावनाओं के बावजूद। अब हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और स्रोत कुछ अंतिम कठोर सत्यों पर बात करता है। ये बातें सुनने में थोड़ी चुभ सकती हैं, लेकिन शायद सबसे जरूरी हैं। पहली है, जब आप खुद से चिढ़ जाते हैं या निराश होते हैं तो उस भावना को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें। हाँ, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। इसका मतलब खुद को कोसना या नफरत करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि जब वो पल आता है जब आप अपनी टाल-मटोल की आदतों से या अपनी वर्तमान स्थिति से पूरी तरह तंग आ जाती हैं, तो उस भावना से भागे नहीं। उसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल ना करें। हाँ, बल्कि उसे स्पष्टता के एक पल के रूप में देखें। उस बेचैनी का उपयोग यह कहने के लिए करें, बस बहुत हुआ, मैं खुद का यह संस्करण बनकर थक गई हूँ, और फिर तुरंत कोई छोटा ही सही पर एक कदम उठाए। वो बेचैनी बदलाव के लिए सबसे शक्तिशाली ईंधन बन सकती है। बिल्कुल। यह उस दर्द को स्वीकार करने जैसा है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। वो असुविधा आपको वो ऊर्जा देती है जिसकी आपको शुरुआत करने के लिए जरूरत होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, गहरे सुधार के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। ये आज के दौर में बहुत जरूरी है। हाँ, आप लगातार दूसरों से मान्यता या सत्यापन मांगते हुए खुद को नहीं बदल सकती। आज के सोशल मीडिया के दौर में हम हर छोटी चीज पोस्ट करना चाहते हैं, लेकिन असली काम शांति में होता है। चुपचाप काम करें, प्रगति को बाद में खुद बोलने दें। ये बहुत प्रासंगिक है। लोगों को प्रक्रिया दिखाने की इतनी जल्दी होती है कि वे वास्तव में प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते। और अंतिम सत्य, जो शायद इस पूरी बातचीत का सार है, आप कभी भी पूरी तरह से तैयार, पूरी तरह से आत्मविश्वासी या स्थायी रूप से प्रेरित महसूस नहीं करेंगी। इन भावनाओं का इंतजार करना समय की बर्बादी है। बिल्कुल, एक्शन पहले आता है, भावनाएं बाद में। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ पिरोएं, तो ये स्पष्ट है कि आत्म सुधार भावनाओं का खेल नहीं है। नहीं। ये सिस्टम, दबाव, पहचान और दोहराव का खेल है। ये विचार कि आपको पहले काम करना होगा और प्रेरणा बाद में अपने आप आएगी, ये हमारी पारंपरिक सोच के बिल्कुल विपरीत है। सही में हम प्रेरणा का इंतजार करते हैं ताकि काम कर सकें। सच ये है कि काम करने से ही प्रेरणा पैदा होती है। तो आज की बातचीत का सार ये है कि आत्म सुधार के लिए मोटिवेशन का इंतजार करना एक जाल है। असली प्रगति अनुशासन, स्मार्ट सिस्टम बनाने और कभी-कभी जानबूझकर खुद पर दबाव डालने से होती है। यह सुनने में शायद उतना आकर्षक ना लगे, लेकिन ये कहीं ज्यादा प्रभावी है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि स्रोत के अंतिम वाक्य में कहा गया है, पहले काम करने के लिए खुद को मजबूर करें, प्रेरणा बाद में आएगी। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी छोड़ता है। क्या स्रोत मजबूर करने और दबाव जैसे कठोर शब्दों का उपयोग करता है? एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है वो ये है, उत्पादक आत्म अनुशासन और अस्वस्थ आत्म दबाव के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कोई इन सिद्धांतों को लागू करते हुए खुद के प्रति दयालु कैसे रह सकता है और बर्नआउट से कैसे बच सकता है? शायद इस संतुलन को खोजना ही आत्म सुधार की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत हिस्सा है।